हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। केपलर ने प्लैनेट के मोशन के लिए कुछ लॉज बताए कि किस रूल को फॉलो करते हुए कोई एक प्लैनेट अपना रिवॉल्यूशनरी मोशन करता है। अब उनमें उन्होंने 3 लॉ दिए और तीनों लॉ को हम वन बाय वन पढ़ेंगे। उनके अनदर नेम्स भी हमें पता होने चाहिए। जो फर्स्ट लॉ है उसे लॉ ऑफ ऑर्बिट भी कहा जाता है। उसके अकॉर्डिंग ये कहा गया कि जितने भी प्लैनेट हैं वो सन के चारों तरफ एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं और सन जो है इस इलिप्स के एक फोकस पर होता है। अब यहाँ पर हमारे लिए एक नई टर्म आई, फोकस, उसको समझते हैं। पहले लॉ को एक बार दोबारा से रिवाइज कर लो। ऑल द प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन ए क्लोज्ड इलिप्टिकल ऑर्बिट। ये आपका इलिप्ट जो अंडे की शेप होती है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में सभी प्लैनेट घूमते हैं। एंड सन इज एट वन फोकस ऑफ इलिप्स। इसका मतलब ये समझ में आएगा कि इलिप्स के अंदर 2 फोकस होते हैं। अब जरा हम इलिप्स की टर्मिनोलॉजी को पढ़ते हैं कि इलिप्स के अंदर आने वाली टर्म्स क्या हैं। बेटा, ये जो शेप है, इस कर्व शेप को हम इलिप्स कहते हैं। अंडे की जैसी शेप है। अगर इसे हम एक 2 इक्वल हाफ्स में या 4 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करना चाहें, जैसे सर्कल को हम क्वाड्रेंट में डिवाइड करते हैं, वैसे अगर इलिप्स को भी क्वाड्रेंट में डिवाइड करना चाहें तो हमें ऐसी 2 लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेंगी म्यूचुअली परपेंडिकुलर, जिन्हें हम ऑर्थोगोनल एक्सिस कहते हैं। वो हम ड्रॉ करते हैं। तो आप देखोगे इसमें ये वाली जो एक्सिस है इसकी लेंथ छोटी है, इसलिए इसका नाम है माइनर एक्सिस। और ये वाली जो आपकी लाइन मिल रही है जो इलिप्स को यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट कर रही है, ये है आपकी मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस की लेंथ को हम 2a लेते हैं। इसी तरह से माइनर एक्सिस की कंप्लीट लेंथ को 2a लेते हैं। अब इसका जो हाफ पोर्शन है, 2a लेने से इसका जो हाफ पोर्शन होगा यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ, ये a के बराबर, जिसे सेमी मेजर एक्सिस कहा जाएगा। और इसी तरीके से 2a का हाफ मतलब ये पोर्शन जो है, 2b का हाफ, ये वाला पोर्शन जो है b के बराबर, और ये आपका सेमी माइनर एक्सिस कहलाएगा। अब इस पूरे इलिप्स का सेंटर ये है। अब इलिप्स का सेंटर से लेके इलिप्स का जो सरकमफेरेंस या पेरिफेरी जो है, बाउंड्री जो है, उसका भी जो हाफ पॉइंट होता है वो कहलाता है फोकस। सिमिलरली सेंटर यहाँ है और सेंटर से यहाँ पर जो आपकी मेजर एक्सिस पर देखा जाता है ये, तो इस मेजर एक्सिस पर ये एक और पॉइंट है जो कि सेंटर को इसके बाउंड्री से कनेक्ट कर रहा है, इसका हाफ भी कहलाएगा फोकस। इस तरह से हमें 2 फोकस मिलते हैं। माइनर एक्सिस पर फोकस नहीं होते। ठीक है, तो माना यह जाता है सन इनमें से किसी एक फोकस पर होता है। अब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं वो और समझ लेते हैं। एक्चुअली ये जो इलिप्स है ये सर्कल से डिफॉर्म होने के कारण बनता है। आप समझ लीजिए, इमेजिन करें एक आपकी सॉफ्ट बॉल है आपके पास, उसे आप ऐसे दबा दोगे तो उसकी शेप इलिप्स की बन जाएगी। तो वो अपने सेंटर से कितना शिफ्ट हो गया है उसके अकॉर्डिंग वो इलिप्स में कन्वर्ट होता है। तो इस जो सेंटर से शिफ्ट होना उसे कहते हैं इसेंट्रिक होना, और ई का मतलब है इसेंट्रिसिटी। ठीक है, अपने ओरिजिनल पोजीशन से इसकी जो सरकमफेरेंस है वो कितनी शिफ्ट हो गई, उस चीज को कहा जाता है इसेंट्रिसिटी। और उसी बेसिस पर हमें इस F1 और F2 के कोऑर्डिनेट मिलते हैं। जो आपका F2 है उसके कोऑर्डिनेट a इंटू ई, ए तो ये कंप्लीट है। ठीक है, अब ये वाला जो है जितना इसेंट्रिक हो गया उस अकॉर्डिंग आपका फोकस आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी ये, क्योंकि नेगेटिव साइड में सेंटर है तो इसके लेफ्ट में नेगेटिव होगा, ऊपर पॉजिटिव तो नीचे आपका नेगेटिव होगा। ठीक है, इसी बेसिस पे इसके कोऑर्डिनेट्स है। इनकी कोई खास जरूरत नहीं है, थोड़ा सा आपको इसकी टर्मिनोलॉजी से हमने फैमिलियर कराया। इक्वेशन ऑफ इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर a हमने x एक्सेस पे लिया है तो x के नीचे a आएगा, और अगर b हमने y एक्सेस पे लिया है तो y के नीचे b आएगा। ये हमने पीछे भी जब ग्राफ कर्व के बारे में पढ़ा था, जब हमने पढ़ा है। अब बात आती है हमारे इसके अंदर की कुछ टर्म्स की। देखो बेटा, अगर हम ये मान ले कि सन इस वाले फोकस पर है, ठीक है, a,e,0 पर, तो प्लैनेट जो है सबसे नियरेस्ट होगा इससे इस पोजीशन पे, पॉइंट P पे, और प्लैनेट सन से फारदेस्ट पॉइंट पर होगा P डैश पर। ठीक है, अब हम इसके कोऑर्डिनेट्स तो इजीली लिख सकते हैं। पॉइंट A के कोऑर्डिनेट a,0 होंगे और पॉइंट P के कोऑर्डिनेट पॉजिटिव a,0 होंगे। अब इधर की टर्मिनोलॉजी, जब कभी भी कोई एक रिवॉल्विंग प्लैनेट सन के सबसे नियरेस्ट पॉइंट पे होता है, उस नियरेस्ट पॉइंट का नाम
पेरिफेलियन होता है या फिर पेरिजी भी उसे कहा जाता है। सिमिलर वे में जब कभी भी कोई भी एक प्लैनेट रिवॉल्यूशन के दौरान सन से सबसे फारदेस्ट पॉइंट पे आता है तो उस फारदेस्ट पॉइंट को हम एफिलियन कहते हैं या फिर अपॉजी कहा जाता है। इनको ध्यान रखिएगा। अब जब प्लैनेट इससे सबसे नियरेस्ट पॉइंट पे है तो प्लैनेट और इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा ये पता करना है। तो बेटा इसके कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है, ये एक्स की पोजीशन है कि ये वाला जो प्लैनेट है एक्स एक्सिस पर सेंटर से कितनी, ओरिजिन से कितनी दूरी पे, तो इसकी ओरिजिन से दूरी है ए और इस पी पॉइंट की जो दूरी है, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट में वाई कोऑर्डिनेट नहीं है, जीरो है, तो पी पॉइंट की जो दूरी है ओरिजिन से वो है ए। तो क्या हम ये डिस्टेंस निकाल नहीं सकते? इस डिस्टेंस की लेंथ जो आएगी वो आएगी ए माइनस ए ई। सिमिलर वे में अगर इसके कोऑर्डिनेट की बात करें तो इसका मतलब यह है ये सेंटर से नेगेटिव, क्योंकि इधर पे हमने नेगेटिव एक्सिस ली है, सेंटर से ए ई दूरी पर है, लेफ्ट में है इसलिए नेगेटिव। तो अगर हम देखें अब सन से ये कितनी दूरी पर हो गया, ये सॉरी प्लैनेट तो यहाँ है, सॉरी अब यहाँ से पूछा जाए ये जो प्लैनेट है ये सन से किस डिस्टेंस पे है, तो हमें इतना तो पता है, ये दूरी के बारे में पता है, ठीक है। तो ये कंप्लीट 2a है, ठीक, इवन दो यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट 2a है। हमारी उस 2a में से अगर ये डिस्टेंस हटा दिया जाए, इतना डिस्टेंस, तो हमें ये वाला डिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक। तो हमें आर डैश की वैल्यू जो मिल रही है a प्लस ए ई मिल रही है, ठीक। थोड़ा सा याद रख लीजिए, पूछा जाने के चांसेस कम हैं, लेकिन जो पूछा जा सकता है वो ये पूछा जा सकता है कि प्लैनेट किस तरह का ऑर्बिट में मूव करता है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में। फोकस कहाँ पर होता है, किसी एक आपके सेमी मेजर एक्सिस के ऊपर फोकस पाया जाता है और सन हमेशा किसी एक फोकस पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। इवन दो जब सन और रिवॉल्विंग प्लैनेट का डिस्टेंस सबसे नियरेस्ट होता है तो उसे हम पेरिफेलियन या फिर पेरिजी पोजीशन कहते हैं। जब प्लैनेट सन से सबसे फारदेस्ट दूरी पॉइंट पर होता है तो उस पॉइंट को एफिलियन या फिर अपॉजी कहा जाता है। इन पॉइंट्स को याद रखें। और जो आपका फर्स्ट लॉ है इसे लॉ ऑफ ऑर्बिट के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड पॉइंट पर आते हैं, केपलर सेकंड लॉ, जिसे आपका केपलर्स एरियल वेलोसिटी का लॉ भी कहा जाता है, लॉ ऑफ एरिया भी कहा जाता है इसे, इसका दूसरा नाम लॉ ऑफ एरिया भी है, लॉ ऑफ एरिया, ठीक है। नाउ जो सेकेंड लॉ है जिसे हम लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी या लॉ ऑफ एरिया के नाम से जानते हैं, इसे और पढ़ लेते हैं। इस लॉ के अकॉर्डिंग ये बात पता लगती है कि प्लैनेट डू नॉट रिवॉल्व अराउंड द सन विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। मतलब हम जो सोचते हैं कि प्लैनेट जो भी मूव कर रहा है सन के चारों तरफ अपनी ऑर्बिट में, वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। इस चीज को हम धीरे धीरे समझेंगे कि ये कैसे है और किस पर डिपेंड करता है, उस पर भी बात करेंगे, ठीक है। अब बात आती है, इनमें कुछ पॉइंट हैं, फिर लॉ की बात करेंगे। पॉइंट ये कहता है प्लैनेट मूव फास्टर व्हेन इट इज नियर टू द सन। जब कभी भी ये प्लैनेट नज़दीक होगा सन के, जब इसका मूवमेंट फास्टर होता है, और जब ये प्लैनेट इससे दूर होगा तब इसका मूवमेंट स्लोअर होगा, ठीक है। एक चीज़ तो ये याद रखनी है। देन नेक्स्ट आपका लॉ क्या कहता है, लॉ जो ये कहता है द एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट इज कांस्टेंट। जब कभी भी एक प्लैनेट इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करता है तो उस समय उसकी एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। तो हम समझेंगे कि एरियल वेलोसिटी क्या चीज़ है। ओके, सो हम जो केपलर सेकंड लॉ को जो यहाँ समझ रहे हैं, एरियल वेलोसिटी से समझाता हूँ क्या चीज़ है। एरियल वेलोसिटी का मतलब है कि अगर आप सन को और जो प्लैनेट है उसे कनेक्ट करने वाली लाइन को जोड़ दीजिए और गिवन टाइम में ये लाइन जितना एरिया कवर करेगी, मान लेते हैं टी टाइम के बाद ये प्लैनेट इधर से यहाँ पहुँचता है, तो अगेन हम इसको इस प्लैनेट को सन के सेंटर से कनेक्ट करेंगे। तो ये प्रीवियस पोजीशन और ये जो टी टाइम में ये न्यू पोजीशन आई, इसके बीच में ऑर्बिट के बीच में जितना एरिया कवर हुआ, इसे एरिया स्वेप्ट कहते हैं। ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चाहे प्लैनेट सन के नियर वाले पॉइंट पर हो, चाहे वो उसके फार पॉइंट पर हो। इसीलिए इसकी अल्टरनेट डेफिनेशन आपको थोड़ी सी इस बात को और क्लियर करेगी। एरिया स्वेप्ट,
स्वेप्ट किससे हो रहा है? वो लाइन जो कि सन को प्लैनेट से जोड़ रही है, वो जितना एरिया एक गिवन टाइम में स्वेप्ट कर रही है, आपने क्रिकेट में वर्ड भी सुना होगा स्वीप, उसी की सेकंड फॉर्म है स्वेप्ट। ठीक है, एरिया स्वेप्ट बाय द प्लैनेट टू सन इज ए कांस्टेंट फॉर ए गिवन टाइम। इसे एक और तरीके से आप अलग अलग तरीके से, इसलिए आप उस बात को समझ सके, लैंग्वेज अलग अलग। प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरिया इन ए इक्वल टाइम अराउंड द सन। सन के चारों तरफ अगर हम सेम टाइम ड्यूरेशन ले तो प्लेनेट हमेशा इक्वल एरिया स्वीप करता है। जैसे कि इसको दिया और यहाँ से कुछ न्यूमेरिकल जो बनते हैं उस पर हम डील करेंगे। अगर मान लो टी टाइम लिया हमने और उसमें प्लेनेट पॉइंट पी से पी डैश पर पहुंच गया, तो पॉइंट पी को सन के सेंटर से जोड़ेंगे, पॉइंट पी डैश को सन के सेंटर से जोड़ेंगे और इसके बीच में ऑर्बिट के अंदर जो एरिया कवर हो रहा है, अगर यही टाइम ड्यूरेशन हम पूरी ऑर्बिट में कहीं पर भी लें, प्लेनेट के मोशन को ऑब्जर्व करें पूरी ऑर्बिट में कहीं पर भी, फॉर दिस टाइम ड्यूरेशन एरिया स्वेप्ट विल बी इक्वल। जैसे कि हमने लिया क्यू से क्यू डैश पे टी टाइम ड्यूरेशन, तो टी टाइम ड्यूरेशन में जो है ये बहुत थोड़ा सा, कि यहाँ की स्पीड स्लो हो जाएगी, लंबी दूरी तय नहीं कर पाएगा, आर्क पर लेंथ छोटी होगी, बट एरिया स्वेप्ट इक्वल आएगा। ये जो है सेकंड लॉ कहता है। इसको कुछ ऐसे भी कहा जाता है, डी ए बाई डी टी इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, और इस कांस्टेंट की वैल्यू को हम आगे पढ़ेंगे जिसे पढ़ा जाता है इट इज एंगुलर मोमेंटम डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ मास। अभी एंगुलर मोमेंटम क्या है? इससे पहले हम जो पढ़ चुके हैं वो सिर्फ पढ़ा है लीनियर मोमेंटम, स्ट्रेट लाइन में। जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है तो मोमेंटम एंगुलर निकाला जाता है, जिसे हम लोग जिसकी वैल्यू जो रखी जाती है वो होती है mvr sin थीटा। मैं इसको लिख के दूंगा, ठीक है। अगर न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट की बात करें तो हमें एक चीज समझ में आती है, ए बाई टी कॉन्स्टेंट है, तो इसका मतलब a1 बाई टी वन इक्वल्स टू a2 बाई टी टू इक्वल्स टू a3 बाई टी थ्री, ये कांस्टेंट होगा। ये रेशियो कांस्टेंट है, ये नहीं कह सकते कि a1 a2 और a3 इक्वल है। सिमिलरली अगर यहाँ की पोजीशन की बात करें, वेलोसिटी v1 है, यहाँ v2 है, तो नियर में वेलोसिटी ज़्यादा होगी, फार जाएगा तो वेलोसिटी कम होगी, ठीक है। प्लैनेट आर नॉट मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी इन ऑर्बिट अराउंड द सन, ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। जो मैं चीज़ बोल रहा था वो यही था, डी ए बाई डी टी जो कांस्टेंट है उस कांस्टेंट की वैल्यू L अपॉन 2m है। L इज द एंगुलर मोमेंटम और उसकी वैल्यू mvr sin थीटा होगी, ठीक है। यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन बनते हैं, इससे कैपलर लॉ पे क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। दैट इज द कैपलर्स लॉ ऑफ टाइम, कैपलर्स लॉ ऑफ टाइम पीरियड, इसे लॉ ऑफ टाइम पीरियड भी कहा जाता है, लॉ ऑफ टाइम पीरियड। इस पे न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा बनते हैं। जरा एक चीज़ समझते हैं, यहाँ की टर्मिनोलॉजी समझिएगा। अकॉर्डिंग टू कैपलर्स थर्ड लॉ और लॉ ऑफ टाइम पीरियड, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। आर जो है रेडियस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रेडियस तो सर्कल में होता है, ये इलिप्स है। यहाँ पर दो अलग अलग आपके एक्सिस आएंगी, मेजर और माइनर, एंड व्हाट इज आर सेमी मेजर एक्सिस, क्योंकि सन जो है उसी एक्सिस पर है, तो यहाँ पे टाइम पीरियड भी हमने सेमी मेजर एक्सिस की टर्म में निकाला है, ठीक है। ये आपको टर्म मिलती है। अब इधर से न्यूमेरिकल के लिए हम ये फॉर्मूला बना सकते हैं। अगर आपको ये ना फॉर्मूला नहीं समझ में आए तो इसे ऐसे कर सकते हो, टी स्क्वायर इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ आर क्यूब। इसको नीचे अगर हम सॉल्व करें, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज कॉन्स्टेंट, देन वी कैन मेक, हम ये कह सकते हैं t1 स्क्वायर अपॉन r1 क्यूब इज इक्वल टू t2 स्क्वायर अपॉन r2 क्यूब इज इक्वल टू t3 स्क्वायर। कैसा भी ये क्वेश्चन आएगा कैसे समझना, ऐसा बोला जाएगा कि मान लेते हैं कि अर्थ जो है इसका अभी जो टाइम पीरियड है वो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में पता है, अर्थ की ऑर्बिट का रेडियस आपको दे देगा या बोल देगा, कोई रिलेशन बताए। ऐसा कह दिया जाए कि अर्थ की ऑर्बिट का रेडियस डबल हो जाए, तो ये बताओ कि टाइम पीरियड कितना होगा। ऑर्बिट का रेडियस मतलब सेमी मेजर एक्सिस की जो लेंथ है वो डबल हो जाए तो कितना टाइम लगेगा अर्थ को सन के चारों तरफ रिवॉल्यूशन करने में। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इसमें हाफ दिया है, जैसे मैंने अगला क्वेश्चन भी दिया है, डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन वर हाफ ऑफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू तो हमें एज्यूम करनी पड़ेगी, अर्थ का और सन का डिस्टेंस का प्रेजेंट वैल्यू को आर मान लिया, तो आपका जो अभी न्यू केस में डिस्टेंस है वो r/2।
हमें प्रेजेंट केस में पता है अर्थ को 365 डेज अप्रोक्सीमेट, 365 एंड 1/4 जो हम लेते हैं, 365 डेज हमने अप्रोक्सीमेट लिया, जिसे हम 1 ईयर कहते हैं। अगर इस रिलेशन में पुट करें तो हमें T2 निकालना है। T1 पता है, R1 और R2 के अंदर रिलेशन पता है, R2 इज R/2, जो हमारा इनिशियल है उसका हाफ है, उस वैल्यू को हम रख सकते हैं एंड वी विल कैलकुलेट। T2 की वैल्यू आएगी 365/8। अगर इसे अप्रोक्सीमेटली 366 लेके हम अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करेंगे, वी विल गेट 136.4 डेज। ठीक है, ये हमें वैल्यू मिल जाएगी। अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन इस वाले में हमें करनी ही पड़ेगी, क्योंकि एक्यूरेट कैलकुलेशन करने में बहुत डिफिकल्टी बनेगी। रही बात ऑप्शन आपको दूर दूर मिलने वाले हैं, तो अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करिए। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इस चीज़ को समझते हैं। यहाँ पर हम 3 टर्म समझेंगे। एक पढ़ेंगे हम लोग व्हाट इज ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, जो कि यहाँ पर है ग्रेविटेशनल फील्ड, जिसे ई से रिप्रेजेंट कहा जाता है, उसकी स्ट्रेंथ जो है Gm/r²। जिस किसी मास को हम ले रहे हैं उसकी फील्ड होती है। एक्चुअली साइंटिस्ट्स ने इसी चीज को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बताया। ठीक है, ये जो है किसी एक मास के थ्रू प्रोड्यूस होने वाला एक्सेलरेशन है। नाउ ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। देन सेकंड आता है ये आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है, इट इज -Gm/r। कुछ फॉर्मूले हैं, याद करने पड़ेंगे। अब कुछ चीजें समझते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ मास m, किसी एक सिंगल मास के लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अगर हमें बतानी है तो याद रखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो सिस्टम ऑफ मास के लिए होती है, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मास मतलब पेयर ऑफ मास के लिए होती है। एक सिंगल मास के लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट नहीं करती, होती ही नहीं है, इसलिए उसकी वैल्यू होगी 0। अगर कभी पूछ लिया जाए व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिंगल मास m, इट इज 0। सेकेंड थिंग, ये 2 मासेस के लिए एग्जिस्ट करती है। अगर 2 मासेस लिए जाए तो किसी भी हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसे कहा जाएगा कॉन्फ़िगरेशन। मैंने 3 का पेयर लिया, वो भी एक कॉन्फ़िगरेशन। उन तीनों के पेयर की जो टोटल आएगी वो उसकी टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। अब 2 मासेस का जो कॉन्फ़िगरेशन है, कॉन्फ़िगरेशन मतलब उनके बीच में कितना सेपरेशन रखा गया है, उसके लिए मतलब अरेंजमेंट को ही कॉन्फ़िगरेशन कहा जाएगा। उसके लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है -Gm1m2/r² के इक्वल होती है। ये हम क्या बता रहे हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब ये बिल्कुल आपको अजीब और अटपटा लगेगा कि सर आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बता दी, आपने कहा था कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जैसी चीज एग्जिस्ट नहीं करती नेचर में। बेटा इसके लिए एक एजम्पशन माना गया कि एक जो पॉइंट है इन्फिनिटी, वहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 है। और हम क्या मानते हैं कि ये दोनों मासेस इस अरेंजमेंट में तो कभी रहे नहीं होंगे, कभी ना कभी अलग होंगे, या हम कह रहे हैं कि हम आर्टिफिशियल इन 2 मासेस को इस अरेंजमेंट में लाके अरेंज कर रहे हैं। तो इन्हें पहले लाया कहां से जा रहा है, मान लेते हैं इन दोनों मासेस को इन्फिनिटी पे रखा गया है। तो एक मास को आप m1 को यहां लाए, एक मास को लाने में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वही वर्क होगा 0। लेकिन जब दूसरे मास को हम लेके आएंगे तो ये मास उसे अपनी तरफ खींच रहा होगा, तो वो ऑटोमेटिकली उसकी वजह से खींच रहा होगा। लेकिन एक कंडीशन होती है कि इस मास को जब इसकी तरफ लाया जाए तो इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट बनी रहनी चाहिए, मतलब इस पर लगने वाला नेट फोर्स 0 होना चाहिए। अगर हमने हाथ नहीं लगाया तो ये तो अपने आप भागता हुआ जाएगा उसकी तरफ, और भागता हुआ जाएगा, स्पीड इंक्रीज करता हुआ जाएगा, तो उस पर एक फोर्स लग रहा होगा। नेट फोर्स 0 करना है तो हमें इस मास को ऐसे इस तरफ बैकवर्ड डायरेक्शन में खींचना पड़ेगा, उतने ही फोर्स से जितने फोर्स से इस सिंगल मास की ग्रेविटी इसे खींच रही होगी। तो हमें उतना एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना होगा, ठीक है। और फिर इसे आगे 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 मूव होने दे, अलाउ करना होगा कि आगे मूव कर सके। तो उसकी क्या होगी, वेलोसिटी कांस्टेंट बनी रहेगी, ठीक है। अब क्योंकि इन्फिनिटी से ला रहे हैं तो इनिशियली क्या होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0, इस मास की भी क्या होगी 0। इसलिए इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो इनिशियल कंडीशन है वहां की ये हो गई इन 2 मासेस का कॉन्फ़िगरेशन
इनिशियली, और यहाँ पर इन दो मासेस का कॉन्फ़िगरेशन की जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी फाइनल वाली। इनिशियल दोनों इन्फिनिटी पे थे तो उस कॉन्फ़िगरेशन की वैल्यू होगी 0। इस तरीके से हमने इसे जस्टिफाई किया, ये सब ने यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया हुआ है, इसलिए हम इसे ऐसा ले सकते हैं। याद रखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसी पॉइंट की बताने के लिए हमें किसी एक पॉइंट को जीरो एज्यूम करना पड़ता है। जब अर्थ के केस में लेते हैं तो अर्थ के सरफेस को हम लोग जीरो मान लेते हैं, ये प्रैक्टिकली हर जगह वैलिड है। ठीक है, तो ये जो चीज समझिए यहाँ पे, u ऑफ एनी कॉन्फ़िगरेशन मतलब अरेंजमेंट ऑफ टू मासेस, मिनिमम टू मासेस is equal to minus of gravitational work done by the gravitational force in bringing each mass from infinity, कि हर एक मास को इन्फिनिटी से लाने में ग्रेविटेशनल फोर्स को जितना वर्क करना पड़ेगा उसका नेगेटिव वैल्यू जो है वो आपकी u ऑफ दैट कॉन्फ़िगरेशन मिनिमम टू मासेस की जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, इन्फिनिटी पे 0 होती है, इस चीज को ध्यान रखें। इवन तो इस चीज को ऐसे भी लिखा गया है, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू पॉजिटिव वर्क डन बाय एक्सटर्नल। इसको समझना, यहाँ पे हमने ऐसा कह दिया कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये आगे मूव हो रही है, एक तो वजह से मूव कर ही रही होगी, लेकिन हमने इसके एग्जैक्टली बराबर फोर्स लगाया है, तो वर्क डन बाय जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उसका अपोजिट होगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, इसलिए ये वैल्यू पॉजिटिव ली गई। ठीक है, आगे समझते हैं। यहाँ पर एस्केप वेलोसिटी, देखो एस्केप का मतलब होता है किसी के इन्फ्लुएंस से फ्री होना, कहते हैं चंगुल से बचना। ठीक है, किसी की कैद से बचना। अब ये कैद कौन सी है? अर्थ के लिए अगर मैं कहूँ यहाँ पर एक स्टोन है, इसे आप फेंकते हो, ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड फेंको चाहे कैसे भी फेंको, तो एक दूरी तय करने के बाद उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है और वापस से वो अर्थ की तरफ आ जाता है। ठीक है, तो ऊपर जाते जाते अर्थ से अवे जाते, ऊपर की भी बात छोड़िए, अर्थ से अवे जाते जाते उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती जाती है, 0 हो जाती है, और ये 0 होनी बिल्कुल तय है। ठीक, उसके बाद ये वापस अर्थ की तरफ आता है। क्यों आता है? क्योंकि ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में है। तो एस्केप वेलोसिटी का मतलब ये नहीं है कि कोई भी एक फेंकी गई चीज अर्थ पर वापस लौट कर ना आए, उसका मतलब ये है कोई भी एक फेंकी हुई चीज अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के इन्फ्लुएंस से बाहर चली जाए। क्योंकि कई ऐसे केस भी होंगे कि मास जो अर्थ पर नहीं आ रहा लेकिन वो अर्थ से दूर भी नहीं जा पा रहा। समझाऊं एक एग्जांपल, जैसे ऐसा कहूं कि मून की बात करें, जो मून है अर्थ के लिए अर्थ पर नहीं आ रहा लेकिन अर्थ से एक डिस्टेंस मेंटेन करके उसके चारों तरफ एक चक्कर काट रहा है। इसी चीज को हम लोगों ने समझा और इसके बेसिस पर सैटेलाइट्स बनाए। वो नेचुरल सैटेलाइट है या हमने आर्टिफिशियल सैटेलाइट बनाए जिनके वेरियस फंक्शन है टेलीकम्युनिकेशन के अंदर। उन सैटेलाइट का नाम जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट कहा जाता है, क्योंकि अर्थ से उनकी जो रोटेशन, इनका जो रिवॉल्यूशन का टाइम पीरियड है वो अर्थ के रोटेशन के टाइम पीरियड के बराबर है। अर्थ अपनी एक्सेस के ऊपर 24 आवर लेती है, वो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्यूशन करने में 24 आवर लेते हैं। उन्हें जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट कहा जाता है। सिंक्रोनस के अलावा इसका दूसरा नाम जियो स्टेशनरी, अर्थ से देखने पे जो चीज रुकी हुई दिखाई दे रही है